हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो अब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल जिस तरह से हमने देखा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उसी तरह से है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले तो इस एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग एकदम बेसिक एक लाइन पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ जो है तुम्हारा वैलिड होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सो हम सबसे पहले तो ये पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। दिस एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल This atomic model is applicable for hydrogen atom and hydrogen like species having one electron। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के लिए तो एप्लीकेबल है ही, उसी तरह से हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 अगर हम देखेंगे तो सभी के पास जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए बोर्स मॉडल जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो इस बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखो बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल को देने से पहले उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। तो ये जो पोस्टुलेट्स थे इसी के बेसिस पे उन्होंने अपने मॉडल का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था। तो क्या पोस्टुलेट थे इनके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला बोर्स मॉडल का जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप ऐसे समझिएगा, मान लो कि ये हमने ले लिया न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के चारों ओर उन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब देखो रदरफोर्ड ने कहा कि भाई इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था जिसके कारण मैक्सवेल ने उनके थ्योरी को क्या किया, गलत साबित किया। पोस्टुलेट्स में बोर्स एटॉमिक मॉडल में कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in circular path called orbit or shell with fixed amount of energy and during revolution they do not radiate energy। मतलब ये कि उस रिवॉल्यूशन के दौरान वो कभी भी एनर्जी का एमिशन नहीं करेंगे और उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फिक्स एनर्जी उनके पास हमेशा होता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट को वो के शेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एल, इसी तरह से एम एंड सो ऑन। तो अब उनका अगला जो पोस्टुलेट था, अगला पोस्टुलेट क्या था? तो पहला पोस्टुलेट तो हमने चलो समझ लिया क्या था अभी। दूसरा पोस्टुलेट था ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्कुलर पाथ the attractive force from the nucleus, ठीक है, that is Coulomb's force। उसको हम लोग Coulomb's force भी कह सकते हैं, Coulomb's force को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, कौन लगाएगा भाई? तो ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने तरफ ये खींचने की कोशिश करेगा। तो उनके पोस्टुलेट में ये कहा गया तुम्हारा ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्कुलर पाथ द अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय किन के थ्रू बैलेंस्ड होता है? तो कहा जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स। बेसिकली एक तरह का ये सूडो फोर्स होता है जिससे वो तुम्हारा कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। so that electron can revolve around the nucleus in stable way। तो एक स्टेबल तरीके से क्या कर सकता है तुम्हारा, वो आराम से रिवॉल्व कर सकता है अगर तुम्हारा ये जो इनर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, अगर वो बैलेंस हो जाए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। उनका जो अगला पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा कि ये जैसे मान लेते हैं कि हर जो ऑर्बिट होता है, हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कंटेन करने का क्या होता है, अपना कैपेसिटी होता है। तो उन्होंने कहा एन ऑर्बिट कैन accommodate maximum number of electrons according to 2n square rule, where n represent the orbit। तो ये उनका तीसरा पोस्टुलेट था। उसी तरह से उनका फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, तो उनका फोर्थ जो पोस्टुलेट था उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस था और ये उस सर्कुलर पाथ था, तो मान लो कि ये जो फर्स्ट हमारा ऑर्बिट है दैट इज n इक्वल्स टू 1, ये मान लो सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2, ये थर्ड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3, ये फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल्स टू 4। तो ये जितने भी ऑर्बिट हमें दिख रहे हैं, k शेल, l शेल, m शेल और n शेल, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व अगर करना है तो उनके साथ जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स टू रिवॉल्व in circular orbit, an electron must have angular momentum, that means mvr। angular momentum को mvr हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। to revolve in circular orbit, an electron must have angular momentum in integral multiple of h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, h/2π होना चाहिए। that is for an electron to revolve in first orbit। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो एंगुलर मोमेंटम जो है mvr का वैल्यू वो होना चाहिए 1 into h/2π। सेम उसी तरह से फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट, अगर सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो mvr का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 into h/2π। सेम उसी तरह से फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन थर्ड ऑर्बिट, अगर वो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहेगा तो mvr जो है वो 3 into h/2π में होना चाहिए। तो इसी तरह से फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो mvr इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होना चाहिए वो ऑलवेज h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज हमने बोल दिया भाई 6h/π। अब बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या दिया हुआ, 6h/π दिया हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये किस ऑर्बिट से बिलोंग करता है, तो आप सिंपली लिखोगे 6 into h/π। हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद मान लो हमने इसे 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 12 into h/2π। दैट मीन्स कि 6h/π जो है वो 12th ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम उसी तरह से अगर मान लो मैंने लिख दिया तुम्हारा यहाँ पे 3h/π, तो 3h/π जो हो जाएगा वो 6th ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑलवेज h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल ये होना चाहिए। उसी तरह से इसका जो अगला और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा पोस्टुलेट है वो ये है कि when electron jumps from high energy level
to low energy level, then it radiates energy, and when it jumps from low energy level to high energy level, then it must absorb energy. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमने दो एनर्जी लेवल ले लिया। एनर्जी लेवल कहने का मतलब आप सिंपली ऑर्बिट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लो एनर्जी लेवल है, मतलब वो ऑर्बिट जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, और यहाँ पे है हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, सेम चीज इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, ये दोनों के लिए हमने दो लेवल एनर्जी मान लिया। और इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज अभी यहाँ है लो एनर्जी लेवल पे है, और इलेक्ट्रॉन ये जो सेकंड केस है वो यहाँ पे, वो हाई एनर्जी लेवल पे है। सपोज इसे लो से हाई में जाना है, तो ऑब्वियसली ये सोचो कि अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इसके पास यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और अगर इसे इलेक्ट्रॉन को हाई पे जंप करना है तो डेफिनेटली तुम्हारा ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी ये इस हाई एनर्जी लेवल में रह सकता है। क्योंकि हमने पहले ही पोस्टुलेट में ये पढ़ा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में अगर इवॉल्व करना है तो उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। दैट मीन्स टू रिवॉल्व एन इलेक्ट्रॉन इन दिस हाई एनर्जी लेवल इट मस्ट पोजेस द हाई एनर्जी लेवल। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी एनर्जी यहाँ पे कम है, तो जब तक ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा नहीं तब तक ऑब्वियसली इस एनर्जी लेवल पे कभी भी वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। सेम उसी तरह से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी लेवल पे और वो यहाँ से इस लो एनर्जी लेवल की तरफ आना चाह रहा है, तो इस केस में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा। अब क्यों रिलीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर क्या करेगा, इसलिए इस ट्रांजिशन के दौरान वो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये हमारे टोटल 5 पोस्टुलेट्स थे बोर्स मॉडल के। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोर्स मॉडल का। चलो आप लोग यहाँ तक नोट कर लो। देखो, तो हमने बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स देख लिए। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या था, इस चीज को हम लोग थोड़ा देखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन बोर्स मॉडल। देखो समझो, तो जैसे मान लो कि सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज है उनके रेडियस का हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया कि ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है ये अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसका हमने एटॉमिक नंबर जो है वो Z मान लिया है, तो इस न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज Z ही हो जाएगा और ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान देना कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, एग्जैक्टली इसे बैलेंस कर रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम इसे CF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है इसको CP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। CP मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर मान लो हम लिखना चाहे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना चाहे, जो कि कुछ और नहीं, एक कुलम्स लॉ है, कुलम्स फोर्स है, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मान लो इसका हमने रेडियस R मान लिया। अब ध्यान दो इसमें कि ये जो आपका K Q1 Q2 R स्क्वायर है, तो K तो कांस्टेंट है। चलो Q1 का वैल्यू क्या है, न्यूक्लियस पे चार्ज है ZE, और Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है आपका E। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने R स्क्वायर मान लिया। तो अब देखो यहाँ पे जहाँ पे K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपका इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो CGS यूनिट में अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट पर kg स्क्वायर, नहीं है कूलम स्क्वायर होगा, पर कूलम स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, पर इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट स्क्वायर।
क्योंकि हम लोग को पता है कि जो आपका जो चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट कूलम होता है और उसका सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट या ईएसयू हम लोग कहते हैं। तो ये आपका के का वैल्यू हो गया। या आपका जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका भी वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये कांस्टेंट है। इस वैल्यू को अगर आप लोग याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे 12th क्लास में ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में। तो देखो यहाँ जो हमने लिखा FCP, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये क्या लग रहा है, सेंटर की और आपको इसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखे जो एग्जैक्टली तुम्हारा इसको बैलेंस कर रहा है तो उसे हम लिखते हैं mv²/r। तो अगर इस इक्वेशन 1 लिखे, अगर इसे हम इक्वेशन 2 लिखे तो आप याद रखो अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट, तो बोर्स ने कहा था ये दोनों तुम्हारा जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब ये कि आप लिख सकते हो kZe²/r² मस्ट बी इक्वल्स टू mv²/r। अब देखो अगर हम बात करें बोर्स पॉस्टुलेट, अगर हम बोर्स पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंगली बात करें तो mvr इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका nh/2π होता है। ओके, तो mvr इक्वल्स टू nh/2π ये बोर्स पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा nh/2πm इंटू r। अब देखो ये जो वेलोसिटी का वैल्यू है अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो फाइनली kZe²/r² मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू, ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू ये पुट कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा n²h² और बाई आपका क्या हो जाएगा ये 4π² और यहाँ पे आपका आ जाएगा r² इंटू r। तो r² से आपका r² कैंसिल हो गया तो r का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, तो और एक m से एक आपका m कैंसिल हो गया तो n²h²/4π² kZe²। ये आपका आ गया रेडियस का वैल्यू। अब आप इसमें ध्यान दो कि अगर मान लेते हैं हम इन सारे कांस्टेंट को अलग कर दे, हमने फाइनल एक्सप्रेशन क्या लाया n²h²/4π² mkZe²। ध्यान दो इसमें कि आपका h² एक कांस्टेंट है, 4π² कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और k भी कांस्टेंट है और e² का वैल्यू भी कांस्टेंट है और इनटू क्या बाहर निकल गया वेरिएबल में n²/z। अगर हम इस पूरे वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू लिख सकते हो n²/z। सो यहाँ से आपका रेडियस का जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो आता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आ गया रेडियस का एक्सप्रेशन। और ध्यान दो इसमें कि मान लो कि अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिया, सपोज आपने अगर हाइड्रोजन एटम लिया और हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं इसमें, तो इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं, यहाँ पे आप इन जनरल इसे Rn लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना चाह रहे हैं और फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना चाह रहे हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 z का वैल्यू 1 अगर पुट कर दे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा 0.529 इंटू n² और बाई z एंगस्ट्रॉम, यानी कि r1 का वैल्यू आपका आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान दो ये जो आपका वैल्यू आता है इसे ही हम लोग a0 से रिप्रेजेंट करते हैं या r0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं बोर्स रेडियस। इस वैल्यू को आपको याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर रेडियस जो है वो बोर्स रेडियस के इक्वल है तो आप समझ जाना कि वो इस वैल्यू के इक्वल है। उसी तरह आप सेकंड ऑर्बिट का अगर रेडियस निकालना चाहते हो तो अब इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 0.529 इंटू n² दैट इज 2² बाई z इज 1। तो यहाँ से ये आपका इतना एंगस्ट्रॉम आ गया। सेम उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हो तो 0.529 इंटू 3² और बाई आपका हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। देखो जिस तरह से हमने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया आप इसी तरह से हीलियम प्लस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो हीलियम प्लस के लिए z का वैल्यू 2 होता है। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर निकाल रहे हैं तो r1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 0.529 इंटू n²। n² का मतलब क्या आपका हो जाएगा 1² बाई z का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा 2, इतना एंगस्ट्रॉम हो गया। सेम उसी तरह से R2 के लिए लिखना चाहोगे तो 0.529 इंटू 2² और बाई क्या हो जाएगा z का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा होगा। सेम उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट के लिए भी निकाल सकते हो 0.529 इंटू 3² बाई 2 इंटू
एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन हीलियम प्लस या लिथियम प्लस 2 इस तरह के स्पीसीज के लिए आप आराम से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो हमने सिंपली रेडियस का एक्सप्रेशन लिया है। देखो आगे जो वेलोसिटी एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो बिल्कुल आसान हो जाता है क्योंकि हम लोग रेडियस का ये एक्सप्रेशन निकाल चुके होते हैं। बिल्कुल इसी का यूज करेंगे। जैसे देखो अगर मान लो हमने अगर कैलकुलेट किया तुम्हारा सपोज कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो एकदम ध्यान देना कि एकदम सेम उसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो mvr इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, nh/2 लिख सकते हैं। तो अब हमें पता है r का वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर m k z e स्क्वायर। इस r के वैल्यू को अपन यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो m इंटू वी इंटू आर का वैल्यू आपका हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर m k z e स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू nh/2। सो यहाँ से अगर मान लो हम वेलोसिटी का अगर हम एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो फाइनली तुम्हारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई n इंटू एच। अब यहाँ से सारे वेरिएबल टर्म को अलग कर दो और कांस्टेंट टर्म को अलग कर दो। तो 2 पाई के इंटू ई स्क्वायर बाई एच आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, इंटू जेड बाई एन आपने सेपरेट कर दिया। अब ध्यान दो इसमें इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू को आप पुट कर दोगे तो आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन। यहाँ पे आगे अगर 10⁶ होगा तो ये आपका मीटर पर सेकेंड, और अगर आप लिख रहे हो 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन तो ये आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखो हमने निकाल लिया यहाँ पे वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन। अब देखो एनर्जी का भी एक्सप्रेशन जो होगा उसमें भी हम लोग इसी रेडियस के वैल्यू को यूज करेंगे, इसलिए आसान हो जाता है एक्सप्रेशन को निकालना यहाँ पे। अब जैसे मान लो हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं, सो v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2.18 इंटू 10⁶। z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 1, तो z का वैल्यू 1/1 इतना मीटर पर सेकेंड। सेम उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो तो 2.18 इंटू 6 इंटू z कितना है 1, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 का एक्सप्रेशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बोर्स मॉडल में एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा एनर्जी का कैलकुलेशन करने का मतलब ये होता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा। तो चलो हमने मान लिया कि आपका जो यहाँ पे टी है वो टोटल एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, और पी आपका सपोज हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, और हमने के ही मान लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हैं हम लोग इजीली टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब अब हमें करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपली निकालना है और इसमें पुट कर देना है, टोटल एनर्जी निकल जाएगा। अब अगर आप लोग को याद होगा तो हमने लिख सकते हैं कि जो कुलम्स लॉ होता है के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इक्वल होता था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर के। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन। अब इसमें आप देखो यहाँ पे ध्यान से आर और आर हो गया कैंसल, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया के जेड ई स्क्वायर बाई आर। हमने बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, तो यह हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। इससे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब जैसे मान लो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाई आर। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन इसमें पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस है, तो अट्रैक्टिव नेचर का है, सो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। Q1 का वैल्यू Ze हो जाएगा, Q2 का वैल्यू आपका E हो जाएगा और बाई आर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन 2 हमने मान लिया था और पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 में हमारा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा पुट करने से। तो हमारा यहाँ से टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा
वो हो जाएगा आपका के जेड ई स्क्वायर बाई 2r प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से टोटल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, कि जो r की वैल्यू है इसे पुट करना है जो हमने इसके पहले रेडियस में निकाला था। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, इसे हम ई अज्यूम कर लेते हैं, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। अब यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 इंटू आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये आपका हो गया r की वैल्यू। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और फाइनली सॉल्व करने के बाद इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इसमें हम लोगों ने इसमें सारे कांस्टेंट के वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका हो जाएगा एनर्जी का एक्सप्रेशन जब हम लोग सारे कांस्टेंट के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब आइए हम लोग इसको देखते हैं और भी अदर यूनिट में कैसे एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये और एक चीज इसमें आप समझो कि जैसे मान लो एनर्जी का एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर देंगे तो उसे हम अदर यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये तो पहला यूनिट अभी हमने जो डिराइव किया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू को पुट कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो इस वैल्यू को उसमें जब हम लोग पुट कर देंगे तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। अब हमें पता है तो ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन आ गया जूल पर एटम के टर्म में। तो आप ध्यान से देखो एनर्जी के बस यूनिट में चेंज हो रहा है। अगर हम लोग जूल पर एटम को सपोज अर्ग में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें पता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। तो हो जाएगा माइनस 12 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अर्ग पर एटम। तो ये आपका हो गया एक और एनर्जी का एक्सप्रेशन अर्ग पर एटम के टर्म में। उसी तरह से अगर इसे हम किलो कैलोरी पर मोल के टर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो सबसे पहले तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हमें उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 313.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल, सॉरी एटम नहीं पर मोल, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर अब देखो हमने एनर्जी का हर यूनिट पे अलग अलग उसका एक्सप्रेशन निकाल दिया है। अगर आप सिंपल फर्स्ट एक्सप्रेशन को भी अगर याद रखते हो जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है तो उससे आप सारे एनर्जी के यूनिट को ला सकते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट को अगर आप याद रखोगे तो इजीली आप किसी भी फॉर्म में एनर्जी के एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें डिफरेंट स्टेट की क्या एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये मान लो हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल इसके ड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली हम लोग इसमें फाइंड यही करना चाह रहे हैं कि हर एनर्जी लेवल की जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो क्या हो सकती है, ठीक है। कैसे हम इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ पर। हाइड्रोजन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ये हमने न्यूक्लियस मान लिया और न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ये अदर स्टेट है। तो ये न्यूक्लियस जब हम लोग इसको अज्यूम कर लेंगे तो ये जो आपका जो सबसे फर्स्ट लाइन दिख रहा है ये आपका हो जाएगा n इक्वल्स टू 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। इसे हमने इन्फिनिटी अज्यूम कर लिया। अब देखो ये आपका 1, 2, 3, 4 हो गया डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब इनके एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है तो हमने यूज किया माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्सप्रेशन। अब आप देखो हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 होगी। अब वहां पर हम लोग 1 पुट करेंगे और n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा n इक्वल्स टू 1 के लिए आती है वैल्यू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल्स टू 2 के लिए ये वैल्यू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल्स टू 3 जब हम लोग पुट करेंगे माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल्स टू 4 पे माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम डिफरेंट एनर्जी लेवल का हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या यहाँ पर अलग अलग एनर्जी। तो इस एनर्जी लेवल से हमें ये क्लियर होता है
कि भाई जो तुम्हारा हर ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो फिक्स होता है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना बिल्कुल जरूरी होता है। ठीक है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को सपोज अगर उसे सेकेंड ऑर्बिट में मान लो रिवॉल्व करना है, थर्ड में रिवॉल्व करना है, आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। कैसे भाई, तो आप देखो n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको लग रहा होगा घट जाएगा क्योंकि इनवर्सली है, बट नेगेटिव साइन के कारण एनर्जी के वैल्यू यहाँ पे क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो इसलिए n इक्वल्स टू 1 को हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल। n इक्वल्स टू 1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप लोग। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लोग जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो आते हैं हमारा पहला सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो इस केस में हमें सिंपली क्या करना होगा, हीलियम प्लस आयन के लिए अगर हम बात करेंगे, ये सपोज ये न्यूक्लियस है, तो ये सपोज सेकेंड ऑर्बिट है तो R2, और ये मान लो हमारा फोर्थ ऑर्बिट है और ये है R4। तो मेनली हमें फाइंड क्या करना है, R4 माइनस R2 का वैल्यू कैलकुलेट कर देना, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में। तो क्या लिख सकते हैं, 0.529 हमने कॉमन ले लिया, तो n यहाँ पे इसको कर देते तो हमारा n4 है ना, तो इससे n स्क्वायर बाई जेड है, तो 4 स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, अब माइनस यहाँ पे आपका बोला जा रहा है सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सो ये आपका एग्जैक्ट आपका जो हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आपका रेडियस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 147x2। अब आते हैं हमारा दूसरा सॉल्यूशन है, बोला जा रहा है इसमें फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड अपॉन ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सिक्स्थ ऑर्बिट। तो मतलब ये कि फोर्थ से 6 पे जा रहा है, 4 से 6 पे जा रहा है, तो ये कितना वेवलेंथ का एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वही डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू E6 माइनस E4, और डेल्टा ई को लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा E6 माइनस E4। तो यहाँ से E6 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे हीलियम प्लस के लिए बोल रहा है, तो 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर इज 36 माइनस ऑफ माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डेट इज 2 स्क्वायर बाई, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 4 ट्रांजिशन हो रहा है यानी 4 स्क्वायर। तो यहाँ से आप hc बाय लैम्डा, तो आप यहाँ से लैम्डा का वैल्यू जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा अगला जो है तीसरा नंबर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन होता है, मतलब वेलोसिटी जो होता है जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल है। तो हमें निकालना है क्या है, V2 ऑफ हीलियम प्लस, और ये इसका रेशियो निकालना है V3 ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। तो क्या लिखेंगे, Z बाई एन, Z हीलियम के लिए 2 और n का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे आपका जो Z का वैल्यू है वो आपका 3 है और n का वैल्यू आपका 3 है। सो यहाँ पे आपका इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, तो इस पे जो भी आपके बोर्ड्स मॉडल पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो बेसिकली इन्हीं फॉर्मूला पे ही सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, अदरवाइज आपका इन्हीं फॉर्मूला को आपको सारा ओवरऑल मतलब कि मिला जुला कर आपका क्वेश्चन रहता है। चलो फिर हम लोग बात करते हैं अब मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो देखो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें मेरिट्स, तो जो भी बोर्स मॉडल में कैलकुलेशन किया गया था हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए,
नो डाउट उसको एक्सपेरिमेंटली भी अगर हम लोगों ने चेक किया तो वो उसको मतलब बोल सकते हैं जो थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया था उसके वैल्यू को तुम्हारा वो क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये तो आपका सबसे पहला आपका बोल सकते हैं कि मेरिट हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंटली हमने तुम्हारा निकाला और जो थ्योरेटिकली हमने बोर्स मॉडल से निकाला वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए तुम्हारा क्या था, सेटिस्फाई करता था उन कंडीशन को। सो हम पहला पॉइंट कह सकते हैं the experimental value of radii and energies in hydrogen atom are in good agreement with that calculated on the बोर्स थ्योरी। तो जो बोर्स थ्योरी से निकाला गया था वो एक्सपेरिमेंटली उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा था। उसी तरह से अगला इसका मेरिट कह सकते हैं बोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट of electron explain the emission and absorption spectrum of hydrogen like atoms। तो स्पेक्ट्रम को भी जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम इनको भी एक्सप्लेन कर सकता था बोर्स थ्योरी। हमने वहां पर भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में, तो वहां देखेंगे कैसे हम लोग बोर्स थ्योरी को वहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं उसके वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए, एनर्जी को फाइंड करने के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन को फाइंड करने के लिए। वो सारा कुछ हम लोग बोर्स थ्योरी का ही हेल्प करेंगे। दैट मीन्स कि बोर्स उसको क्या कर रहा है, तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगला पॉइंट कह सकते हैं the experimental values of spectral lines of the hydrogen atom या यू कहो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर in close agreement with that calculated on board theory। सिमिलरली अभी हम लोग आगे स्पेक्ट्रम जब देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो भी स्पेक्ट्रम के बारे में पॉइंट्स रखी गई थी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, वो भी एक्सपेरिमेंटली तुम्हारा उन्हीं वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है जो हम लोग बोर्स थ्योरी का यूज करके हम लोग यूज करते थे। तो अब आते हैं तुम्हारा क्या क्या इसके डेमेरिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमें पता है भाई ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। सो हम कह सकते हैं इट डज नॉट एक्सप्लेन फॉर द स्पीसीज हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिमिटेड था सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कह सकते हैं ये इसका डेमेरिट बन सकता है। उसके बाद दूसरा, बोर्स मॉडल fails to explain Zeeman effect, that is magnetic effect on spectral lines, and a stark effect, that is electrical effect on spectral lines। तो बेसिकली ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट जो था इसको एक्सप्लेन तुम्हारा नहीं कर पाया था कौन, बोर्स मॉडल। तो होता क्या था कि इन प्रेजेंस ऑफ, ये हम लोग आगे स्पेक्ट्रम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म करते हैं जब तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है।
तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले ले तो वो जो लाइंस होते हैं वो फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, तो उनका कोई एक्सप्लेनेशन बोस मॉडल नहीं दे पाया था, तो ये भी उनका एक डिमेरिट बन गया था। उसके बाद तीसरा कह सकते हैं दिस मॉडल फेल्स टू explain de Broglie hypothesis, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, de Broglie hypothesis एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो ये इन थ्योरीज को भी सेटिस्फाई नहीं करता था। ठीक है, सो ये आपका ओवरऑल मेरिट्स और डिमेरिट्स हो गया बोर्स मॉडल का। तो इसके बाद जैसे कि मान लो कि अब हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में या मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो क्या तुम्हारा उनमें डिफरेंस है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक नोट करो।